थी, लेकिन वो जुड़े हुए थे इस बिल के साथ, इस डिलिमिटेशन बिल के साथ, इस संविधान संशोधन के साथ, इसलिए सरकार उस पर आगे नहीं बढ़ी है। हमारे साथ कुमार विक्रांत भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे मौजूद हैं, हमारे साथ बाकी हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। लेकिन कुमार विक्रांत, आपसे मेरा सवाल ये कि लगातार सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, राजनीतिक नुकसान, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिलाएं देश की देख रही हैं, हम तो उनके पास जाकर यही संदेश देंगे कि देखिए समर्थन नहीं मिला हमें कांग्रेस पार्टी का, इस वजह से आपके हक के लिए जो हम काम कर रहे थे वो नहीं हो पाया, यानी राजनीतिक नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को महिलाओं के समर्थन का। ये देखिए, अब ये जो बिल जैसे डिफीट हुआ है उसके बाद अब दोनों पक्ष अपना अपना नैरेटिव रखेंगे। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने अपना पक्ष रखा है कि सरकार की मंशा कुछ और थी, महिला आरक्षण बिल सरकार खाली दिखाने के लिए सामने रख रही थी, उसकी असली मंशा परिसीमन की थी। और विपक्ष का ये आरोप था परिसीमन वो भी उस तरह का, सीटें उस तरह बढ़ाना जैसे जम्मू कश्मीर और असम में बढ़ाई गई। विपक्ष का आरोप है कि वहाँ पर सत्ता पक्ष को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो तमाम कम्युनिटी है और जो आंकड़ा है, अंकगणित है, उसको इधर उधर किया गया सीटों के लिहाज से, तो इसको लेकर के ऐतराज़ है। दूसरी बात, महिला आरक्षण बिल में कोटा विद इन कोटा, यानी जो महिलाएं हैं पिछड़े वर्ग की, उनको भी कोटा दिया जाना चाहिए। ये सारे मसले विपक्ष लेकर जाएगा। तो अब लड़ाई संसद के बाद अब जनता के बीच और सड़क पे दोनों पक्ष अपना अपना नैरेटिव लेके जाएंगे, दोनों अपने अपना पक्ष की बात कहेंगे, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएंगे। और अब ये लड़ाई आप कह सकते हैं संसद से निकल चुकी है और जनता और सड़क की लड़ाई के तौर पर आ गई है। सत्ता पक्ष पूरी ताकत लगाएगा ये बताने में कि विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने, महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। और कांग्रेस और विपक्ष ये कहेंगे कि सरकार की मंशा परिसीमन के जरिए 2029 में सियासी फायदा लेने की थी। पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते, वो पिछड़ों के खिलाफ हैं। और अगर लागू ही करना था 2023 में, जब पास हुआ था तो हमने कहा था 2024 से ही लागू कर दीजिए, तब वो क्यों नहीं किया? 3 साल बाद आखिरकार सरकार को ये सब क्यों याद आया? 3 साल अपने ही कानून को 3 साल बाद क्यों बदलना चाहती थी? बंगाल चुनाव के ठीक पहले, तमिलनाडु में वोटिंग के ठीक पहले इसको क्यों लेकर के आई? 29 तारीख के बाद यहाँ पर तमाम मुद्दे लेकर जनता के बीच सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर चर्चा कर सकती थी। बिल्कुल, तो विपक्ष यही तमाम सवाल उठा रहा है, यही लेकर वो मैदान में भी जाएंगे, यानी लोगों के बीच भी जाएंगे और सरकार भी अपना तर्क लोगों के सामने रखेगी। लेकिन आनंद, एक मुद्दा ये है कि जहां सरकार इस पूरे चर्चा के दौरान महिलाओं को कैसे हक देना है उसके साथ खड़ी दिखाई दी और विपक्ष पर यह आरोप लगाती रही कि देखिए आप बाकी और तमाम बातें कर रहे हैं लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है। वहीं विपक्ष की अगर हम के नैरेटिव की अगर बात करें तो चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, इन तमाम लोगों का जो जोर था वो इस बात पर था कि एक तो आपकी नीयत साफ नहीं है, दूसरा वो ये सवाल उठा रहे थे कि ओबीसी आरक्षण यानी जनगणना हो, फिर उसमें ओबीसी आरक्षण की हम मांग करेंगे, फिर हम इसमें भी ये मांग करेंगे, यानी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर कर रहे थे। इसके पहले भी हम कई मुद्दों पर देख चुके हैं कि पिछले कुछ दिनों के दौरान ओबीसी या एससी एसटी का जो मुद्दा है वो हावी रहा है, यानी दोनों अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर तो कर रहे थे, लेकिन उनके भी फायदे की बात है क्योंकि वो उन तक एक संदेश पहुंचा पाए। आनंद जी, लेकिन जो लार्जर संदेश है, ये क्षेत्रीय दलों को ये लगता है कि उन्होंने अपने वोटर्स को या जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको पहुंचा दिया। अखिलेश यादव ने खड़ा होकर कहा था कि हमको बीजेपी पर भरोसा नहीं है, बीजेपी अगर कहेगी तो भी हम नहीं करें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए था। उनको पता था कि ये बिल जो गिरने वाला है तो ऐसे में हम समर्थन कैसे करते हैं। और पहली भी एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी कि इस बार जो है अपोजिशन यूनाइटेड था। सरकार को ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि डिवीजन हो जाए अपोजिशन में, इसलिए सरकार ने अप्रोच किया। जो डिले किया गया अमित शाह के रिप्लाई को और वोटिंग के समय को, उसके पीछे एक वजह ये भी थी कि सरकार की अपनी बैठकें चल रही थी और साथ ही साथ सरकार जो है विपक्ष के नेताओं से बातचीत भी कर रही थी, उनको कोशिश कर रही थी उनको मनाने की। लेकिन जब बात नहीं बनी तब सरकार ने तय किया कि ठीक है वोटिंग कराई, जब बिल भरे गिर जाए लेकिन हम जनता के बीच में जाएंगे और इनकी सच्चाई बताएंगे। लेकिन अभी जो सरकार ने कल जो 2023 का कानून जो है उसको इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, वो कानून अभी लागू रहेगा। और जो आगे का अगर सरकार अब कोई नया उसमें अमेंडमेंट नहीं लाती है तो अब जो अगली जो जनगणना शुरू हो रही है उसके जब नतीजे आएंगे, उसका जो डिलिमिटेशन होगा वो पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन 2029 में ये फायदा देश की महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। ये बात जरूर है, सरकार चाहती थी कि 2029 से ही महिलाओं को ये हक मिले, ये आरक्षण मिले, लेकिन वो अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आनंद, क्या उतनी कोशिश भी की गई?
जी, ऐसा लगता है कि सरकार अगर 3 दिन का स्पेशल सेशन बुला रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, अमित शाह को लेकर कहा जाता है कि अगर वो कुछ सोच के काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सबको ये भरोसा था पहले कि ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन आज जो अपोजिशन का यूनाइटेड रुख दिखा, उसके बाद सबको लगा कि अब मामला गड़बड़ हो गया है। और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री की स्पीच थी लोकसभा के अंदर, जब उन्होंने इंटरवीन किया था, तो वो कॉन्सिलिएटरी थी, वो एक तरह से समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो अटैकिंग मोड में नहीं थे, वो सबको क्रेडिट देने के लिए तैयार थे कि आप पास करिए, हम आपको क्रेडिट देंगे, हम अखबार में आपका नाम छपवाएंगे। और जी हाँ, क्योंकि समर्थन चाहिए था, तो जाहिर सी बात है कि उस तरह की जो टोन है वो प्रधानमंत्री की थी। आनंद, लेकिन एक सवाल ये कि अब क्योंकि ये विधेयक गिर गया है और बाकी दोनों बिल पर भी सरकार आगे नहीं बढ़ी है, तो अब कल क्या होगा? कल राज्यसभा में इस बिल पर क्या वोटिंग होगी? क्या इस पर विचार होगा? नहीं जाएगा ना वहां पर, तो अब कल क्या होगा? क्योंकि 3 दिन का सेशन था। जी, 3 दिन का सेशन था। कब लोकसभा के लिए कोई तय एजेंडा नहीं है, राज्यसभा के लिए कोई तय एजेंडा नहीं है। अभी लिस्ट ऑफ बिजनेस थोड़ी देर में लिस्ट ऑफ बिजनेस आएगा। हो सकता है सरकार चाहती है कोई बिजनेस डालना, जैसे कोई अगर कोई डिस्कशन चाहती है तो डाल सकती है, या फिर कल सुबह 11 बजे दोनों